स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। आज हम लोग बात करेंगे कर्स ऑफ द हाइड्रोजन के बारे में। जो हाइड्रोजन का एक बीमारी पड़ लिया है इस दुनिया को, उसको समझते हैं। तो सपना क्या दिखाया गया था हाइड्रोजन के साथ? तो हाइड्रोजन के साथ सपना ये था कि हमें ईंधन मिलेगा। हर किसी को ईंधन ही चाहिए, क्योंकि ईंधन आप स्टोर कर सकते हैं, आराम से रिफ़िल कर सकते हैं, इधर-उधर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, उसके साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं। ईंधन का बहुत फ़ायदा है और ये फ़ायदा हमें मिलेगा हाइड्रोजन के साथ, लेकिन इमिशंस नहीं होंगे, यानी कि नॉक्स-वॉक्स नहीं निकलेगा और पॉल्यूशन भी नहीं होगा, यानी कि CO2, ये 2 अलग-अलग चीज़ होता है। दोनों नहीं होगा, बल्ले-बल्ले। और ये समझिए कि ग्रीन हाइड्रोजन आया, क्योंकि करंटली अभी जो आप हाइड्रोजन गाड़ी देख रहे हो, वो ज़्यादा प्रदूषण करता है। बोले ऐसा कैसे हो गया? बात है कि जितना हाइड्रोजन है वो शांति से मीथेन से बनाया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं स्टीम रिफॉर्मिंग से। इलेक्ट्रोलाइसिस से हाइड्रोजन नहीं बनाया जाता, क्योंकि लुट जाइए अगर वो ट्राई करें तो। तो हिसाब वही है कि सपना में ये है कि आप ग्रीन हाइड्रोजन करोगे। तो ग्रीन हाइड्रोजन का सपना ये है कि आप हाइड्रोजन को पानी से निकालोगे। जैसे आप लोग स्कूल में एक्सपेरिमेंट करते थे कि बैटरी लगा दो 9 वोल्ट का और उसमें 2 टैग लगाओ, तो आराम से आपको वाटर स्प्लिट होते हुए मिल जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। और वो करने के लिए हाइड्रोजन को स्प्लिट करेंगे, वाटर से पानी है हमारे पास, हाइड्रोजन स्प्लिट करेंगे, तो उसके लिए बिजली कहाँ से आएगी? वो आएगा रिन्यूएबल सेक्टर से, चाहे वो सोलर हो, विंड हो, टाइडल हो, हाइड्रो पावर हो, मतलब जो भी रिन्यूएबल सेक्टर है। और इसका सबसे बढ़िया बात जो है, जो सपना इसके लिए बहुत ज़ोर से सबको भूत काटा, वो है कि हर देश एनर्जी इंडिपेंडेंट हो सकता है। आज के टाइम में देश के लिए सबसे बड़ा समस्या ये है कि कहने को बहुत सारे देश है जो हुलू-हुलू कहते हैं कि हम आ जाते हैं, चाहे वो इंडिया ही क्यों ना हो। लेकिन बात है कि हम लोग नहीं आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि भैया फ्यूल हमारा खुद का नहीं है, यानी कि हम उस जगह पे नहीं खड़े हैं कि अगर बाकी सारे लोग हाथ खींच लें तो हमारी बैंड ना बजे, हमारी बैंड अगले दिन बज जाएगी। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है और ये हर कंट्री को, ऐसा भी नहीं कि सिर्फ इंडिया को प्रॉब्लम है भाई, ये अमेरिका को भी प्रॉब्लम है, आपको रशिया को भी प्रॉब्लम है। रशिया के पास उल्टा प्रॉब्लम है कि भैया लोग अगर खरीद नहीं रहे तो हम लटक जाएंगे। तो ये समझने वाले बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग एनर्जी डिपेंडेंसी में अभी हैं। तो इंडिपेंडेंस हर कोई चाहता है कि भैया मुझे टेंशन नहीं है ना, आप लोग अपने देश में लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, मेरा उससे क्या बिगड़ रहा है? वो नहीं है लेकिन आज के टाइम, इसीलिए देखिए कहीं पे भी लड़ाई होता है तेल का दाम भाग जाता है। तो इंडिपेंडेंस चाहिए। और हाइड्रोजन इकोनॉमी एक रामबाण है जो हर समस्या सॉल्व कर देगा। यानी कि आपका गाड़ी कैसे चलना है, उस हाइड्रोजन से चलाइए, ट्रक कैसे चलना है, हाइड्रोजन से चलाइए, ट्रेन कैसे चलाना है, हाइड्रोजन से, प्लेन कैसे चलाना है, हाइड्रोजन से चलाइए, शिप, कंटेनर शिप कैसे चलना है, हाइड्रोजन से चलाइए। हर चीज़ आप हाइड्रोजन से कर सकते हैं। तो रामबाण, इसीलिए मतलब जापान हो, इंडिया हो, काफ़ी लोग कूद रहे हैं कि हाइड्रोजन हम इकोनॉमी बनाएंगे। ये था सपना। आते हैं थोड़ा ज़मीन पे। तो ज़मीन पे क्या दिक्कत है? जब ईवी गाड़ी हो गई है, जो मार्केट में आ गया है, ईवी ट्रक्स भी आ रहे हैं, तो बात है कि हाइड्रोजन के पीछे अभी भी लोग को सबका भूत क्यों काटा है? बात ये है कि लोग एक्सेप्ट कर लिए हैं कि ईवी जो है, वो है यहाँ पे, सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी बन रहा है और बोल रहे हैं अब टाटा जैसी कंपनी अगर ईवी उतारती है तो मतलब मामला गंभीर है। महिंद्रा तो बहुत पहले से उतार रही थी ईवो 2 करके, तो वो हो गया है, सक्सेसफुल भी है। लेकिन बात है कि वो बड़ा लोड को नहीं कैरी कर सकता, यानी कि इस गाड़ी पे आप सिर्फ कुछ ही दूरी के लिए भरोसा कर सकते हैं। यानी कि अगर जैसे मैं कोर्ट केस में जाता हूँ और मुझे करीब दिन में 450 किलोमीटर चलना है, ऑब्वियसली मैं किसी ईवी पे भरोसा नहीं कर सकता। तो वहीं बिग लोड हो गया, नहीं होगा। ट्रक्स हो जाए, ट्रक्स में भैया ईवी को चार्ज करने में ही लुट जाएंगे। मतलब पैसे से नहीं बात कर रहा, पैसा कम ही लगेगा, लेकिन बात हो टाइम। और ये सब ट्रक आराम से ऐसा हो सकता है कि मतलब एक माइन में काम कर रहा है, तो धड़ 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 उसमें काम कर रहा है, बस ड्राइवर बदलते जा रहे हैं हर कुछ शिफ्ट में। तो ये सब मतलब 24/7 चल सकता है और आराम से इसको अगर मतलब फ्यूल से चलाया जा रहा है तो बस फ्यूल तुरंत रिफ्यूल कर दीजिए, काम खत्म, फिर से जाइए काम स्टार्ट कीजिए। तो बात वही होता है कि बड़ा लोड जहाँ बात करते हैं, और ईवी का कोई सपना भी नहीं दिख रहा कि जंबो जेट चलाया जा सके। कोई नहीं देख रहा। अगर आपको कोई बोल रहा है ना कि हम बैटरी से जंबो जेट चलाएंगे, वो कुछ अच्छा फूंक लिया है, थोड़ा उससे दूर रहे। कोई भी आदमी फिजिक्स जो जानता है वो सीधा बोलता है भाई ये जंबो जेट बैटरी पे नहीं चलने वाला। और अगर कल को ऐसी बैटरी बन गई जिससे जंबो जेट चलेगा, उस जंबो जेट में आप बैठना नहीं चाहोगे, क्योंकि आपने ध्यान दिया होगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का आग बुताया नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि बैटरी के अंदर दोनों पार्ट हैं, मतलब ऑक्सीडाइज करने वाला पार्ट भी और जो जिसे ऑक्सीजन देना है वो भी है, दोनों चाहिए, तभी वो सेल्फ कंटेन है, तभी वो खुद से काम करता है। मतलब समझिए एक रिएक्शन होता है। अब बात है कि वो सेल्फ कंटेन है। बूम वाले डिवाइसेस भी सेल्फ कंटेंट होते हैं, इसीलिए वो काम कर सकते हैं पानी के अंदर भी। बैटरी कहाँ चल सकता है? पानी के अंदर, बालू के अंदर, हर जगह डाल दीजिए वो बुझेगा। फायर ब्रिगेड को सीधा इंस्ट्रक्शन है, भैया ऐसे पानी डालो ताकि ये ठंडा रहे, ताकि अगल बगल वाली चीज़ों को डैमेज ना करे, और अगर बैटरी का एक पैकेज डैमेज हुआ है तो बाकी सारे ओवर हीट होकर डैमेज ना हो जाए। और प्लेन में अगर आप ऐसा कुछ बना देते हैं जो अति भयंकर पावर रखता है, उसमें कोई डैमेज हुआ, वो बूम करेगा। बाय द वे बहुत जोर का। और आपको इसका फिजिक्स का अंदाजा समझने के लिए ऐसा समझिए कि पेट्रोल में ज़्यादा एनर्जी होता है टीएनटी के कंपेयर में। तो टीएनटी इतना बूम क्यों करता है? क्योंकि वो सेल्फ कंटेन्ड है, उसे ऑक्सीजन लिमिट नहीं करता है कि भैया ज़्यादा ऑक्सीजन है ही नहीं, आप क्या करोगे। और जब ऑक्सीजन हटा देते हैं तो पेट्रोल डीजल से आप रॉकेट बना सकते हैं जो अंतरिक्ष जाता है। तो समझ लीजिए। तो इसीलिए बोल रहे कि बैटरी कल को ऐसा हो जाएगा, ऐसा बन जाएगा, आप उसमें दूर दूर तक नहीं जाना चाहिए। नहीं सर, उसमें कुछ भी फॉल्ट आया, वो सीधे मिनिएचर न्यूक हो जाएगा।
तो बात वही है। और हाइड्रोजन में सबको सपना ये दिखाया जा रहा है कि बस गाड़ी है, आप 400 किलोमीटर क्या दिन भर चलाइए, 500 किलोमीटर चलाइए, 10,000 किलोमीटर चलाइए, कोई फ़र्क नहीं है। ट्रक सर आप 24/7 चाहिए, कोई तेज़ है, बस आप उसको रिफ्यूल करना होगा। तो ये बात सही है, मतलब ईवी बड़े लोड पे फेल हो जाता है, ये बात एकदम सही है। और ऐसा नहीं होने वाला है कि कल को मैजिकली कुछ टेक्नोलॉजी हो जाए। 99% केसेस में मैं श्योर हूँ कि नहीं होने वाला, क्योंकि केमिस्ट्री क्लियर बोल दिया कि भैया अब अगर ऐसी जो लिथियम आयन की एनर्जी डेंसिटी है उससे आगे गए तो खतरनाक टेरिटरी में जा रहे हैं। और देख लिए अभी लिथियम आयन का फायर मैनेज नहीं होता, आने वाले का जो बूम बम बड़ीम होगा वो तो छोड़ ही दीजिए। तो ये सही में बात है, ये सही बात समस्या है। तो अब आते हैं ऐसा कर क्यों नहीं सकते। मैं बार बार बोलता हूँ कि हाइड्रोजन पे नहीं दुनिया चलाई जा सकती, क्यों मैं ऐसा बोलता हूँ। तो इसको आते हैं फिजिक्स लेवल पे। तो जितना भी आप किसी भी चीज़ को देखते हैं उसका दाम कहाँ से आता है, उसमें कितने पार्ट्स लगते हैं, पार्ट्स काउंट जिसे कहा जाता है। तो पार्ट्स काउंट में आप ये समझिए, जितना भी आप इलेक्ट्रिक गाड़ी देख रहे हैं वो इलेक्ट्रिक गाड़ी है, जितना हाइड्रोजन गाड़ी देख रहे हैं वो भी इलेक्ट्रिक गाड़ी है। वो इलेक्ट्रिक गाड़ी पहले बनाया गया, बस उसका बैटरी का साइज छोटा कर दिया गया और वहाँ पे एक फ्यूल सेल स्टैक डाल दिया गया और एक हाइड्रोजन टैंक डाल दिया गया, और बस वही समझिए। लेकिन अभी भी वो इलेक्ट्रिक गाड़ी ही है, अभी भी वो इलेक्ट्रिक मोटर पे ही चल रहा है, अभी भी उसमें बैटरी है, तभी जाके वो रीजन कर सकता है, तभी जाके वो फ्यूल सेल का सप्लाई इनपुट और आउटपुट में टाइम लगता है। तो फ्यूल सेल आपका समझिए कंबस्शन इंजन जैसा नहीं कि वुइंग 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 नहीं करता है वो। आप एक्सीलरेटर वुइंग वुइंग किए तो फ्यूल सेल बोलेगा भाई कुछ देर बाद होगा रिएक्ट, मतलब आउटपुट जो है कुछ देर बाद होगा, लेटेंसी होती है उसमें। तो वो लेटेंसी को कॉम्पनसेट करने के लिए एक बैटरी दिया जाता है। और बैटरी का दूसरा भी फायदा होता है कि रीजन निकाल लेते हैं। तो इसीलिए इस हाइड्रोजन कार का दाम बहुत ज़्यादा आता है। तो बोलेंगे कंपनी तो क्लेम कर रही है, कंपनी नहीं क्लेम कर रही, कंपनी आपको चूरन खिला रही है ये कह के कि मतलब आपको इतना कम में दे देंगे, और गवर्नमेंट से बोल रही है भैया आप हमें सब्सिडी दो, नहीं तो नहीं होगा। इसीलिए समझिए सब्सिडी स्टार्टिंग में दी जाती है, बाद में नहीं। स्टार्टिंग में गाड़ी खोलने के लिए दी जाती है, लेकिन हाइड्रोजन में जब पार्ट्स ही इतने ज़्यादा हैं किसी भी हालत में नहीं उसे सस्ता बनाया जा सकता, क्योंकि पार्ट्स काउंट बहुत ज़्यादा है, मतलब कितने पीसेस लग रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है। ये तो हुआ फिजिक्स लेवल पे। आपको उसमें ये समझ लीजिए पहले पूरा इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाइए, हर चीज़ डैशबोर्ड से लेके स्टीयरिंग कॉलम से लेके ड्राइव ट्रेन से लेके हर चीज़ इलेक्ट्रिक बनाइए, फिर उसमें आप फ्यूल सेल ऐड कीजिए, फिर उसमें आप टैंक ऐड कीजिए, और उसके बाद आप नया इंफ्रास्ट्रक्चर भी डालिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सबके घर में है, आराम से। जो लोग लॉन्ग चार्जिंग करते हैं यानी कि रात भर में गाड़ी चार्ज करते हैं, सबके घर में हो सकता है, कोई टेंशन नहीं है, लोड नहीं लेना है। लेकिन हाइड्रोजन का फिर से आपको वही पेट्रोल पंप वाला स्ट्रक्चर में जाना पड़ेगा, सबको पेट्रोल पंप नए नए बनवाने पड़ेंगे। इंडिया में लगभग 60,000 पेट्रोल पंप्स हैं, तो 60,000 हाइड्रोजन पंपिंग स्टेशन बनाना पड़ेगा। तो वही समझिए। अब रहा बात कि हाइड्रोजन के जो आप लोग को मूर्ख बनाते हैं, वो एक चीज़ बोलते हैं, जो जब भी आपको कोई दूसरा यूट्यूबर बोले प्लीज़ उसके डायनामाइट लगाइए। पहला वो बोलेंगे, या कोई भी साइंटिस्ट हो या कोई भी इंजीनियर हो या कोई भी जो आपको चूरन खिला रहा है, कि हाइड्रोजन में करीब 120 मेगाजूल पर किलोग्राम होता है। ठीक है, जैसे कोई बोले ना 120 मेगाजूल पर किलोग्राम होता है, क्या ये बात सही है? सत्य है, सर्वोत्तम सत्य है। बस ये बात डिटेल हटा दे रहे हैं कि और उसको कंपेयर करते हुए देखो डीजल में तो सिर्फ बेयरली आपका 40 आता है, ये बात भी एकदम सही है, 38 आता है मैक्सिमम। तो बात तो सही है। तो हाइड्रोजन तो बम में, हाइड्रोजन में 3 गुना पावर है। अब बस यहाँ पे आइए थोड़ा ज़मीन पे, वो आपको सपना दिखा के हुलुलु किया गया, अब आता है हम आपको ज़मीन पे लाते हैं। ज़मीन पे ये समझिए आप दुनिया में कोई भी चीज़ को किलोग्राम में नहीं नापते हैं, कोई भी चीज़ में। टैंकर हो किलोग्राम में नहीं नापा जाता है, प्लेन हो किलोग्राम में नहीं नापा जाता है, ये सब वॉल्यूम में नापे जाते हैं, यानी कि लीटर्स में। यानी कि आपकी गाड़ी की टंकी कैसे नापी जाती है कि भैया उसमें 25 लीटर का टंकी है या 45 लीटर का। बस का एग्जांपल दें, 600 लीटर का। एयरबस A380 का दें तो उसमें 3200 मतलब समझिए लीटर्स का पड़ता है, 320 के लीटर्स का उसका टैंक कैपेसिटी है। टन में अगर जो बात करते हैं वो पायलट्स के लिए होता है, लेकिन जो इंजीनियर डिज़ाइन करेगा वॉल्यूम में डिज़ाइन करेगा कि भैया इतना जगह है कि नहीं। और रहा बात की अगर आप इसको गाड़ी के केस में लेते हैं और उसे आप कंपेयर करते हैं कि सीएनजी से, तो सीएनजी का टैंक भी लीटर्स में बताया जाएगा कि भैया इतने लीटर का हम आपको पूरा गाड़ी से जगह लेंगे, इतना लीटर का उसका इंटरनल वॉल्यूम होगा, फिर उसमें आपका प्रेशर का मैथमेटिक्स लगा के बता देंगे देखो भैया इसमें 4 किलो जाता है। वो आप और हमारे लिए किया जा रहा है। इंजीनियरिंग में हमेशा लीटर्स में काम किया जाता है। क्यों? क्योंकि जगह चाहिए ना सर। आपका गाड़ी का मतलब गाड़ी आप ले जा रहे हो, उसका फ्यूल टैंक का साइज़ अगर गाड़ी से ज़्यादा बड़ा हो गया तो कैसे कैरी करेंगे? इसीलिए बोल रहे हैं। मेगाजूल पर किलोग्राम जो बोल रहा है उसके चुत्तर में आप डायनामाइट लगाइए, और रियल वर्ल्ड में आइए, रियल वर्ल्ड में पूछिए कि भैया मेगाजूल पर लीटर यानी कि जगह में कितना है। यानी कि मैं आपको जैसे आप लोग देखते होंगे कि गाँव देहात से कभी गुजरते होंगे तो देखिए बहुत लोग 1 लीटर का बॉटल में थोड़ा-सा डीज़ल बाहर लटका के रखे रहते हैं कि बेच लो, आपका कहीं फँस गया, गाड़ी खत्म हो गया तो ले लो। उसमें कितना अटक सकता है, मेन आपको वो देखना होता है कि 1 लीटर में मतलब मेरे पास इतना जगह है, इस जगह में आप कितनी एनर्जी डाल सकते हो। क्योंकि आप ऐसा प्लेन नहीं बना सकते ना कि हाँ भाई 500 फुट का प्लेन है, अटेगा ही नहीं रनवे में। तो वही वाली बात हो जाती है
कि किलोग्राम में कभी बात नहीं किया जाता, हमेशा बात किया जाता है लीटर में। आप और हमारे लिए कन्वर्ट भले कर दिया जाए, लेकिन हमेशा लीटर्स में बात होगा। अब बात करते हैं फिजिक्स लेवल पे। आता है जेट फ्यूल, यानी कि जिसमें हमारा जंबो जेट चल पा रहा है, बम बम प्लेन्स जो हैं, जो कि 24 घंटे तक हवा में रह सकते हैं, जिसमें लॉन्गेस्ट फ्लाइट कोशिश की जा रही है कि 22 घंटे तक करें। वो थोड़ा बैकफायर करने लगे, बहुत तेल लेके वो उड़ता है, तो इट्स लाइक नॉट एडवाइजेबल। जनरली कहा जाता है 12-13 घंटे तक करोगे, लेकिन समझ लीजिए 12-13 घंटे तक कंटिन्यूसली फ्यूल चल रहा है। फ्यूल में कितनी एनर्जी होगी कि वो काम कर पा रहा है। तो जेट फ्यूल को लेते हैं तो 34.7 मेगा जूल पर लीटर आता है। ये काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन आपको लगेगा कि भैया हाइड्रोजन में तो आपका बहुत ज़्यादा है, 120 है, वो किलोग्राम में है। अब थोड़ा नीचे आते हैं, डीज़ल में जो आप लोग अपनी गाड़ी में डालते हैं, बड़ी-बड़ी गाड़ी में, ट्रक्स में, बस में, ये सब में डालते हैं, वो 38 है, काफ़ी हेवी है। और अगर उसको कन्वर्ट करते हैं, यानी कि आप बोलोगे नहीं भाई उसमें जितनी एनर्जी वो तो हमें पूरा नहीं मिल रहा, जो बोलते हैं ना इफ़िशिएंसी की बात, ठीक है, ये बात आपका सही है, सत्य है। तो इफ़िशिएंसी लेते हैं, मानते हैं डीज़ल बाय द वे बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होता है, 30 टू 35% एफिशिएंट मिल जाता है। और जो बहुत बड़े जैसे कंटेनर शिप वाले हैं, उसमें मॉडर्न जो आ रहे हैं वो ऑलमोस्ट 45 टू 50% पे चल रहे हैं। मुझे भी नहीं पता था कि इतना हाई एफिशिएंसी पहुंच गए हैं वो लोग, लेकिन पहुंच गए हैं वो सब। और ऑब्वियसली वो सब इंजन एक कंटिन्यूअस पावर पे कंटिन्यूअसली चलता है, तो वो पहुंच सकते हैं वैसा। आपका सबसे गया गुजरा गाड़ी भी ले लीजिए, वो भी आपको 20% एफिशिएंसी देगा। तो 20% एफिशिएंसी मान के ले रहे हैं, फ्यूल ले रहे हैं, उसका आप 80% सुहा कर दे रहे हैं, तो 20% में कितना एनर्जी है? 7 मेगा जूल पर लीटर। ठीक है, अब आते हैं, इसे कंपेयर करते हैं लिक्विड हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन हुलुलुलु 8 मेगा जूल पर लीटर है, यूजलेस है। समझ लिए कि आपका डीजल में, आप ऑब्वियसली डीजल में आप 20% से ज़्यादा ही करोगे, वो लिक्विड हाइड्रोजन से भी आपकी गाड़ी चलेगी, लिक्विड हाइड्रोजन के पास उतना एनर्जी है ही नहीं। एग्जांपल के लिए आप देख लीजिए, स्पेस शटल में जब लिक्विड हाइड्रोजन से रॉकेट इंजन चलाया जा रहा था, भैया उससे नहीं उठ पा रहा था पे, शांति से 2 सॉलिड बूस्टर लगा रहे हैं। इसी को कंपेयर कीजिए अगर आप सैटर्न 5 से, जो कि उससे ज़्यादा बड़ा, ज़्यादा पावरफुल रॉकेट था, क्यों उड़ पाया? क्योंकि वो केरोसिन इस्तेमाल कर रहा था। केरोसिन का एक वेरिएंट होता है जिसे हम लोग कहते हैं JP1, मतलब केरोसिन लीजिए, रिफाइन कीजिए, JP1 जेट प्रोपेलर, जिससे जेट प्लेन चलते हैं, जंबो जेट चलता है। सारा जेट आज देखते हैं उसमें JP1 पड़ता है। JP1 को और रिफाइन कीजिए, वो RP1 बनता है, रॉकेट प्रोपेलेंट, और उसे रॉकेट्स में यूज़ किया जाता है। जो फाल्कन 9 देखते हैं और आपका सैटर्न 5 सब था, तभी वो उड़ पा रहे थे। कि अगर हाइड्रोजन से फर्स्ट स्टेज बनाया जाएगा, शायद ही वो उड़ पाए। बात वही है, क्योंकि उसमें मेगा जूल पर लीटर है ही नहीं, किलोग्राम का कोई फर्क नहीं पड़ता, है ही नहीं उसमें एनर्जी। और हाँ बात, लिक्विड हाइड्रोजन आप कहीं कैरी नहीं कर सकते, क्योंकि सोचिए रॉकेट के केस में भी उसको मतलब फ्यूल कुछ सेकंड पहले किया जाता है कि भैया आपको लॉन्च करना है, मैं अब फ्यूलिंग स्टार्ट करूंगा, फ्यूल होगा तब लॉन्च कर देंगे, बस ज़्यादा देर आप रख नहीं सकते। वहीं आप केरोसिन को कंपेयर में, केरोसिन को आप रख सकते हैं, केरोसिन आप आराम से रख सकते हैं। अब लेकिन जैसे फाल्कन 9 नहीं रखता, नहीं वो रख सकते हैं, वो सुपर कूल करना चाहते हैं, वो एक्स्ट्रा बेनिफिट निकालना चाहते हैं, इसलिए वो उनको दिक्कत है, लेकिन किया आराम से जा सकता है। आपका जेट प्लेन जो है, अगर वो चल रहा है डीजल पे, आराम से वो टारमैक पे खड़ा रह सकता है। अगर वो लिक्विड हाइड्रोजन इस्तेमाल करा, पहली बात उसमें एनर्जी ही नहीं मिलेगा, और जेट इंजन बहुत इफिशिएंट होता है, 45% तक इफिशिएंट मिल जाता है, या 30 तो आराम से आंख मूंद करके मिलेगा, वो लिक्विड हाइड्रोजन से ज़्यादा बेटर एनर्जी दे देगा। अब इसको रियल वर्ल्ड में ट्रांसलेट करते हैं तो इसका मतलब क्या बनता है? इसका मतलब होता है मेरा, या जो टोयोटा का जो गाड़ी हुलुलुलु सब कर रहे हैं, उसका इंटरनल टैंक वॉल्यूम, यानी टैंक जो है बहुत बड़ा है, उस टैंक के अंदर का कितना जगह है, यानी कितने जगह पे हाइड्रोजन रहेगा, वो 122 लीटर्स का है। बहुत बड़ा टैंक है, और उस टैंक में प्रेशर कितना है, वो 700 बार्स पे रख रहे हैं। तो कितना एनर्जी हुआ? वो हुआ सिर्फ 4.9 मेगा जूल। अगर आप कोई भी डीजल, खासतौर पे डीजल का टैंक बनाते जिसमें 122 लीटर ईंधन रखते, वो एक देश से दूसरा देश चला जाएगा, हाइड्रोजन आधा भी उसका नहीं देगा। जो लोग कहते हैं हाइड्रोजन ज़्यादा दूर जाता है पेट्रोल से, नहीं जाता है। अब जहाँ उसका लीटर से कंपेयर करेंगे, और रहा बात टैंक, उसका ज़्यादा भारी होता है, क्योंकि 700 बार्स आप खुद कन्वर्ट कीजिए कि कितना PSI में बनता है। और ये ग्राफ मैं खासतौर पे इसलिए दिखा रहा हूँ, ये डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का है। उनको सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था कि भैया सॉर्ट करो कि हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तो हिसाब वही आ गया, भैया हाइड्रोजन 350 बार्स, जो कि सस्ते में टैंक बनाने का बात हुआ, तो उसमें तो इतना कम पावर हो गया कि ऑलमोस्ट वो समझिए जीरो लेवल से उठा ही नहीं। 700 बार जिस पे सारे करंटली काम चल रहा है, और लिक्विड जिसमें रॉकेट्स भी नहीं चल पाते हैं, उससे, और उसको कंपेयर करते हैं आप डीजल से, गैसोलीन से, जेट प्रोपेलेंट जेट जो मतलब मिलिट्री जेट्स में यूज़ होते हैं, वो आप देख लीजिए कहाँ पे है, मेगा जूल पर लीटर्स में। इसीलिए, और उसको कंपेयर देते हैं, थोड़ा कॉन्ट्रास्ट, आम लोगों को नहीं पता बार्स में कैसे नापा जाता है, क्योंकि मतलब साइकिल का टायर उस समय PSI में नापते हैं। तो आपका LPG का जो टैंक होता है जनरली 3 बार के अंदर होता है। CNG जो होता है वो भी सिर्फ 200 बार का होता है। तो 200 से 700 का में क्या अंतर है? इतना अंतर है कि जो CNG का टैंक है वो ब्लैडर की तरह पे बिहेव करता है 700 बार्स पे, यानी कि वो बस अंदर में डाला गया, उसके ऊपर नायलॉन की कोटिंग की गई है, कोटिंग नहीं मतलब पूरा वीव किया गया है, या कार्बन फाइबर का। इसीलिए ये सिर्फ कुछ ही हज़ार पीस बिका, और लूट मारा जो जो लोग, और रहा बात कंपनी को भी लूट मारा, और कंपनी छोड़ क्यों नहीं रही है? संकन कॉस्ट पॉलिसी। और ये फिजिक्स लेवल पर मैं हमेशा बोलता हूँ, फिजिक्स, इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स,
फिजिक्स लेवल पे बोल रहा है कि भैया जब हाइड्रोजन में एनर्जी नहीं है, पीरियोडिक टेबल देखिए कहाँ आता है हाइड्रोजन, सबसे हल्का चीज़ है। जब तक हाइड्रोजन को कार्बन बांधता नहीं है, हाइड्रोजन से कुछ नहीं होता है। इसीलिए ये ग्राफ को समझना ज़रूरी है। और जहाँ आपको कोई बोला किलोग्राम किलोग्राम, डायनामाइट लगा के लगाइए, फोड़िए उसको, सीधे पूछिए भैया लीटर में कितना देता है। और इसीलिए बोल रहा है लिक्विड हाइड्रोजन में भी एनर्जी नहीं है। और अगर आप एनर्जी वेस्ट भी कर देते हो पेट्रोल का, डीजल का, मतलब जेट प्रोपेलेंट का, तब भी आपके पास हाइड्रोजन से ज़्यादा मिलेगा। प्लस हाइड्रोजन को आप कुछ भी करें, चाहे फ्यूल सेल पे चलाएं, चाहे डायरेक्ट कंबस्ट करें, उसमें भी वेस्टेज होगा। तब जो रियल वर्ल्ड आपका एफिशिएंसी आएगा वो इतना कम होगा कि आप बोलो भाई ट्रोल कर दिया हमको, बात वही है। और इसीलिए वो मराया का 4.9 नहीं आता है। ये वाला ग्राफ समझिए। वो इधर वाले पे मेगा जूल किलोग्राम पे मत जाइए, मेगा जूल पर लीटर पे जाइए, क्योंकि आपका गाड़ी लीटर्स में बनती है कि भैया इतना लीटर है, हमारे सरकार इतना ही लीटर का जहाँ देता है। ऐसा नहीं कि आप 6 लेन की गाड़ी बना दो, जगह, वॉल्यूम। तो ये हुआ फिजिक्स लेवल का प्रॉब्लम। अब आते हैं वेस्टेज पे, जिससे मेरा पर्सनली ब्लड बॉयल होता है कि वो वाला मैं समझता हूँ, उसके लिए साइंस चाहिए, आपको थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ना पड़ेगा। लेकिन वेस्टेज क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं लोग, ये मेरा थोड़ा ब्लड प्रेशर हाई कर रहा है। कि जैसे काफ़ी लोग हैं ना, अरे हम सोलर से कर देंगे, अरे हम विंड से कर देंगे। भैया बेस्ट केस सिनेरियो ईवी का अगर इफिशियंसी कहा जाता है कि 90%, मतलब अगर आपने 1 किलोवाट एनर्जी बनाया तो उसका 90% आपके चक्का पे पहुंच गया, यानी बम बम, अति उत्तम, सर्वोत्तम। हाइड्रोजन में बेस्ट केस में भी 70% ही होता है। वो भी बहुत ज़्यादा मैं बेस्ट बता रहा हूँ, रियल वर्ल्ड में 40-50 पे चल जाता है। वो बहुत इनफिशिएंट होता है। क्यों? आप क्या कर रहे हो, एनर्जी जितनी बार फॉर्मेट कन्वर्ट करता है, यानी कि आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलेंगे, वो बहुत लॉस हो जाता है। और आप पूरा फ्यूल में बदल दे रहे हो तो और ज़्यादा लॉस होता है। तो एनर्जी आपने लिया, उससे हमने क्या किया, इलेक्ट्रोलाइसिस किया। इलेक्ट्रोलाइसिस बेस्ट केस सिनेरियो में भी सिर्फ 80% इफिशिएंट हो सकता है। और रियल वर्ल्ड जो लार्ज स्केल है वो उतना नहीं पहुंचते हैं। और बहुत लोग का पता नहीं क्या फूक लिए हैं कि पेट्रोल पंप में ही रहेगा, नहीं कर सकते वैसा, क्योंकि वैसा करेंगे तो इफिशियंसी और घट जाएगी। जब तक एक बड़ा रिफाइंड प्लांट ना हो तब तक वो 80% इफिशियंसी भी नहीं पहुंच सकते। और ये तो मैंने आपको फर्स्ट स्टेज बताया। फिर उससे जो आपको हाइड्रोजन निकलता है उसे आपको कंप्रेस करना होगा, फिर उसे आपको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद उस जो कंप्रेस्ड गैस है उसे ठंडा करना पड़ेगा। बोले ऐसा ठंडा क्यों करना पड़ेगा? बात है कि 700 बार्स का बात कर रहे हो, उस प्रेशर में अगर आप गैस डालें, टैंक गर्म हो जाएगा, खतरनाक हो जाएगा। तो इसीलिए गैस को कूल भी करना पड़ता है थोड़ा सा। एनर्जी मतलब ये हाइड्रोजन के जितने फिलिंग स्टेशन है उसमें कूलर भी रहेगा कि हाइड्रोजन भैया तुम थोड़ा ठंडा रहो। लिक्विड हाइड्रोजन नहीं बनाएंगे, लेकिन इतना ज़रूर रखेंगे कि जब वो प्रेशर से जा रहा है तो वहाँ पे हीट ना करने लगे। क्योंकि समझे, किसी भी चीज़ में आप ठूस रहे हो, हवा 700 बार से बम बम गर्म होगा। आप लोग साइकिल का प्रेशर पंप देखते हो ना, गर्म हो जाता है। अब वही सोचिए आप 700 बार से ठूस रहे हैं, अति बम बम गर्म हो जाएगा। तो इसीलिए उसमें भी एनर्जी लॉस होता है। फिर यहाँ तक तो अभी तक तो आप एनर्जी फ्री का फेंक रहे थे, अब फेंकिए महंगा एनर्जी, कि अब जो आपकी गाड़ी एनर्जी में है, ये एनर्जी का काफ़ी बड़ा हिस्सा फेंका जाएगा जैसे वो फ्यूल सेल में जाएगा। क्योंकि फ्यूल सेल 100% एफिशिएंट नहीं होता है। फ्यूल सेल आपका इन्वर्टर नहीं है, बैटरी, ये मतलब कार मोटर नहीं है। फ्यूल सेल एनर्जी काफ़ी वेस्ट करेगा हीट में। यस, हाइड्रोजन में भी फ्यूल सेल में हीट निकलता है, हॉट वाटर निकलता है दूसरे साइड से, स्टीम वाटर। तो समझ लिए कि वहाँ पे काफ़ी एनर्जी वेस्ट हुआ। फिर निकला बिजली, बिजली गया आपका मतलब बैटरी में, फिर बैटरी से निकला वो मोटर ड्राइवर में, फिर मोटर ड्राइवर से मोटर में गया। तो राउंड ट्रिप इफिशियंसी जो है वो बहुत कम होती है। और रहा बात कि लोग ऐसे बात करते हैं ना कि मतलब फ्री एनर्जी वेस्ट हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत फ़र्क पड़ता है, हमेशा उसकी पेनल्टी होती है। जैसे काफ़ी लोग जो कैलिफोर्निया में बीच में बात चल रहा था कि हाइड्रोजन ट्रक क्यों चाहिए, क्योंकि अगर सब लोग ट्रक इलेक्ट्रिक किए तो ग्रिड बैठ जाएगा, इसलिए बात सही है। लेकिन ग्रिड अगर मान लीजिए 10,000 मेगावाट का मतलब लोड नहीं बर्दाश्त कर सकता, 10,000 प्लस 40% एक्स्ट्रा वो तो हरगिज नहीं बर्दाश्त कर सकता कि उतना एनर्जी आपको चाहिए होगा वो सब टैंक के लिए हाइड्रोजन बन लेगा। वो कहाँ से आ रहा है एनर्जी आपके पास? अगर एक्स नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं तो एक्स प्लस वट एवर, एक्स प्लस 20% वो आप नहीं कर पाओगे ना ऑब्वियसली। मतलब कि मैं 10 किलो नहीं उठा पा रहा हूँ लेकिन 12 किलो उठा लूंगा, भाई आप लोगों ने क्या फूक लियो। तो वही समझिए, हमेशा वेस्टेड एनर्जी ऑलवेज हैज़ पोटेंशियल। अगर वो आप रिन्यूएबल से भी ले रहे हैं, रिन्यूएबल का ये मतलब नहीं होता कि सोलर पैनल नहीं खरीदना पड़ता, या इन्वर्टर नहीं खरीदना पड़ता, या उसको साफ नहीं करना पड़ता, या विंड को लेके उसको मेंटेन नहीं करना पड़ता। सब में टाइम लगेगा और ये आपके पॉकेट से कटेगा। फिर वही समझिए। तो अब बात होगा कि मैं जानता हूँ तो क्या इंजीनियर नहीं जानते? सारे इंजीनियर जानते हैं। ये 1970 से सब लोग को पता है। तो इंजीनियर क्यों काम कर रहे हैं इस पे? जैसे मैंने हाइपरलूप में भी लोगों को समझाने की कोशिश की थी। आधे इंजीनियर होते हैं जिन्हें है कि भैया आप हमें सैलरी दे रहे हो, मैं काम करूँगा, आप मेरे से ढंग का काम कराओगे, आपका फ़ायदा है, बेकार का कराओगे, आप ही का नुकसान है, मेरा कुछ नहीं जा रहा, मुझे सैलरी मिल रही, मैं काम कर रहा हूँ। दूसरी बात, बहुत सारी कंपनी को डर लगा हुआ है, जो कि मतलब हर गवर्नमेंट हल्ला कर रही है कि हम आइस इंजन पे बैन कर देंगे, यानी कि इंटरनल कंबस्चन इंजन पे बैन कर देंगे। तो करें क्या? एग्जाम्पल देते हैं, बोइंग का एयरबस A380 यानी कि दी बिगेस्ट जेट जो है मतलब पैसेंजर जेट,
उसमें इनको एक टाइनी सा इंजन लगा रहे हैं और उसको चलाने के लिए बड़े 4 ठो हाइड्रोजन टैंक लग रहा है, वो भी लिक्विड हाइड्रोजन टैंक। और उससे ये लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे। और ये इंजन जो है इतना छोटा कि ये इसमें समझिए यूज़ होगा, क्या बोलते हैं, पैसेंजर जेट नहीं, बहुत छोटे पैसेंजर जेट में यूज़ होगा। हमको नहीं समझ रहा कि इनका टैंक, मैंने नीचे वीडियो दिया इसी प्लेन का जिसमें काम किया जा रहा है अभी। ये मतलब अभी कॉन्सेप्ट स्टेज में है, मतलब प्लेन हायर कर लिया गया, उस पर काम चल रहा है। वो जितना बड़ा एरिया ले रहे हैं ना, उतना बड़ा जगह होता ही नहीं है आपके छोटे प्लेन में कि उसके लिए हाँ भैया इस प्लेन में जहाँ मान लीजिए जो 20 पैसेंजर्स का प्लेन है, भैया सिर्फ 10 ही कैरी कर पाएगा। क्यों? बाकी में फ्यूल भरा पड़ा है, हाइड्रोजन, लिक्विड हाइड्रोजन। और लिक्विड हाइड्रोजन एयरपोर्ट में आप कैसे लाएंगे? एयरपोर्ट में कैसे लाएंगे और कैसे स्टोर करेंगे? क्योंकि लिक्विड हाइड्रोजन ऐसा नहीं कि नहीं स्टोर करते हैं, हम लोग करते हैं, रॉकेट्स के लिए भी किया जाता है, लेकिन वो सस्ता नहीं होता है। JP1 आपको बैंड बजा रहा है, LH2 कहाँ से आप अफोर्ड कर लोगे? तो वही समझिए, उनको पता है, उनको मेरे से ज़्यादा से पता है, डिटेल में पता है उनको। तो मैं आपको 100 प्रॉब्लम बताऊंगा, वो 10,000 प्रॉब्लम बता देंगे। जैसे कि जो इंजीनियर नासा में स्पेस इस पे काम कर रहे थे, नासा के टाइम में स्पेस शटल में, उन्हें पता था कि स्पेस शटल खराब आइडिया है, लेकिन गवर्नमेंट ने पैसा दे रहा था, तो करो, मैं क्या करूँ। तो वही समझिए। और रहा बात की आम पब्लिक को क्यों नहीं चुभ रहा है, क्योंकि उसका ये जस्ट आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड लॉजिक पे चल रहा है। यानी कि एग्जांपल देते हैं, ये है LNG का कैरियर, ठीक है, ये आज के समय में दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट व्हीकल है। मतलब एनर्जी इधर से उधर करता है, मतलब पूरा देश को चलाने का एनर्जी रखता है, ऑब्वियसली कुछ ही देर तक, लेकिन काफ़ी एनर्जी करता है। अगर इसे हाइड्रोजन से चलाने की बेवकूफ़ी की गई तो ये LNG में होगा, भैया एक सिलेंडर जो है आप सिर्फ अपने लिए रख लो। अभी भी ऐसा ही करता है, ये सब में मतलब डीजल का टैंक नहीं दिया जाता है, ये सब में एक बॉयल ऑफ जो रहता है, वो बॉयल ऑफ से ही ये चलता रहता है, क्योंकि क्रायोजेनिक रहता है, बॉयल ऑफ होगा ही, तो उसी बॉयल ऑफ से इंजन चलाया जाता है। थोड़ा सा लॉस होता है, थोड़ा सा। हाइड्रोजन से किए भाई बुरा, एक मतलब समझिए 5 टैंकर्स हैं, 5 टैंकर, एक टैंकर सर वो तो यही खा जाएगा, क्योंकि मेगा जूल है ही नहीं। और ये सब के बड़े इंजन एक्चुअली इफिशिएंट होते हैं, तो डायरेक्ट कन्वर्शन मारेंगे, बहुत खराब होगा। मैं बोला इतनी छोटा सा इंजन में, और एयरबस A380 ऐसा बनाया गया कि एक इंजन पे भी वो सेफ रह सकता है। 3 इंजन में तो बम बम वो मतलब डिवर्ट भी नहीं करेंगे। मान लीजिए 4 इंजन है, उड़ाया प्लेन, किसी कारण से एक इंजन में फॉल्ट आ गया, पायलट आपको बताएगा भी नहीं कि सर फॉल्ट वोल्ट हो गया, हमें रिटर्न करना है, नहीं, आप डेस्टिनेशन पर वहाँ रिपेयर करें। तो ये एक्स्ट्रा इंजन क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि उतना बड़ा इंजन पे अगर चलाएगी, ये सब टैंक बोलेगा स्वाहा, खत्म सर, खत्म। इंजन जैसे ही आप चलोगे खत्म हो जाएगा एनर्जी। तो वही समझिए। और बस हम लोग हाइड्रोजन आंख से दूर हटा दे रहे हैं ना, कि इमिशन नहीं हो रहा, पोल्यूशन बाहर से हो रहा है, कि आपके पावर प्लांट ज़रूरत से ज़्यादा चल रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा आपको सोलर पैनल बनाना पड़ रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा विंड फार्म बनाने पड़ रहे हैं, आंख में दिख नहीं रहा है, तो आपको लग रहा है कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। पर्यावरण की तभी भी बैंड बज रही है, और आपके बैंक बैलेंस की भी बैंड बज रही है। और जो पॉलिटिशियन मुंह खोले हम आइस बैन कर देंगे, लाइक सर अल्टरनेट हो तब आप बैन करो, अल्टरनेट नहीं है तो मत बैन करो। तो अब बात करते हैं अल्टरनेटिव पे, क्योंकि एक होता है ना, फॉल्ट तो बता दिया, समाधान क्या है। क्योंकि जैसे मैं अगर बोलता हूँ कि रेड डिजिटल सिनेमा कैमरा बहुत गंदा तरीके से SSD बनाता है, तो मुझे ये भी बताना होगा कि अच्छा क्या होगा। तो मैं बोल देता हूँ कि जैसे आपके केफिनिटी का सिनेमा का देखें, वो SSD कितने अच्छे तरीके से कर रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको दिखा दिया नेगेटिव क्या है। तो क्या अल्टरनेटिव? अल्टरनेटिव है सीवीड बायोफ्यूल, बेस्ट अल्टरनेटिव है, हर प्रॉब्लम वो सॉल्व करता है। क्यों? क्योंकि वो सीधे सीधे आपको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज नहीं करना है। यानी कि मैंने आपको एग्जांपल दिखाया, बोइंग ट्राई करेगा आने वाले टाइम में, जिनका उनका टारगेट डेट है 2030 में, वो ट्राई करने वाले जेट का। और यहाँ पे आपको कोई चेंज नहीं करना है, यानी आपको जो प्लेन है वो डायरेक्टली चलेगा इस पे, बायोफ्यूल पे। कैसे मैं जानता हूँ? देख रहे हैं, बायोफ्यूल का एक स्टैम्प है। इट्स सो बोरिंग कि उसका बस एक स्टैम्प दिया जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि फ्यूल जो है हाइड्रोकार्बन ही है, हाइड्रोकार्बन इक्वल्स हाइड्रोकार्बन इक्वल्स हाइड्रोकार्बन, फर्क नहीं पड़ता। यानी कि मीथेन जो है जमीन से निकाले या आपके टॉयलेट से निकाले, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो CH4 इक्वल्स CH4। तो इसीलिए इसमें इंजन में कोई छेड़खानी नहीं की जाती है, और ये पूरी तरह सर्टिफाइड रहता है। ये इतना कॉमन चीज़ है कि होता है, कोई ध्यान भी नहीं देता, न्यूज़ में भी नहीं आता है। और यहाँ पे एनर्जी कहाँ से आ रही है? तो यहाँ एनर्जी आ रही है सोलर एनर्जी से। बायोलॉजिकल लाइफ सोलर एनर्जी को चूसता है, फिर उसे केमिकल एनर्जी में बदलता है, फिर आप उसे रिलीज करते हो। बोलते कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा? नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, नेक्स्ट बैच जो आप प्लांट करोगे वो उसको सोख लेगा। सिर्फ कार्बन साइकिलिंग हुआ, जैसे सारे ऑर्गेनिक लाइफ फॉर्म इस प्लानट पे करते हैं कि भैया हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जो फसल रोपते हैं वो उसे सोख लेता है, फिर हम खाते हैं, फिर रिलीज करते हैं। ये मतलब कार्बन ना ऐड हो रहा है ना सब्ट्रैक्ट हो रहा है, बस साइकिल हो रहा है, जैसे कुदरत इंटेंड करता है। कुदरत का हर चीज़ साइकिल होता है। हम लोग बस गड़बड़ ये करते हैं कि नीचे घुस के उसका पास्ट निकाल डाले। भैया जो उसने मतलब समझ रहे, लूज मोशन जो हुआ था उसको दफना दिया, वो हम निकाल दे रहे हैं, और उससे प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसका प्रॉब्लम क्या कि अगर ये इतना प्रैक्टिकल चीज़ है कि मैं जेट इंजन की बात रियल वर्ल्ड में चल रहा है, तो उसके पीछे लोग क्यों नहीं पागल है? उसमें एक छोटा सा बात है कि उसमें इमिशंस नहीं ज़ीरो होते हैं। अब क्या हाइड्रोजन में इमिशंस होगा? हाँ, जेट में होगा। क्यों? क्योंकि उसमें फ्यूल सेल से नहीं चलाया जैसा डायरेक्ट जेट इंजन में डालना होगा, और वहाँ पे नॉक्स बनेगा, कम बनेगा लेकिन बनेगा ज़रूर। क्योंकि नॉक्स बनने का वही होता है कि ऑक्सीजन रिच एनवायरनमेंट हो, बहुत हाई टेम्परेचर हो। क्यों?
नाइट्रोजन ही तो है मेजॉरिटी एटमॉस्फेयर में। आप हाई हीट, हाई ऑक्सीजन एनवायरनमेंट बना रहे हो तो वहाँ नॉक्स बनेगा ही, कम ज़रूर बनेगा लेकिन बनेगा। तो इमिशंस है इसमें, ये बात एक सही बात है। लेकिन ये सेक्सी नहीं है, मेन यही बात है कि सेक्स अपील नहीं आ रहा है लोगों को कि भैया मैं क्यों, मतलब समस्या क्यों सॉल्व कर लूँ। बहुत लोग का ना कि रोने में ही अच्छा लगता है कि अरे ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। मेरा उम्र इतना हो चुका है कि मैं 2005 से 2010 तक का टाइम मुझे याद है जहाँ पे हर कोई रो रहा था कि भैया सोलर का दाम नहीं घट जाता तो पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता, सोलर का दाम घट जाता तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता, विंड का दाम घट जाता प्रॉब्लम सॉल्व। दाम घट गए दोनों के, अब हम लोग नए चीज़ के लिए रो रहे हैं कि भैया ये न्यूक्लियर हो जाता तो अच्छा होता था, बैटरी टेक्नोलॉजी हो जाती तो अच्छा होता था, ये हो जाता तो अच्छा था। फिर वो सब जब हो गया तो अरे फ्यूजन हो जाता तो अच्छा हो जाता। सब चीज़ बस रो ही रहे हैं, सॉल्व नहीं कर रहे हैं। सॉल्व हो चुका है, कर नहीं रहे। इसीलिए बोलो ये प्लेन्स हैं, मार्केट में भी है, आपको कुछ नहीं चेंज करना है, फ्यूल भी बनाने का है। बाय द वे, रूडोल्फ डीजल यानी कि जिस बंदे ने डीजल इंजन बनाया, हेनरी फोर्ड जिसने गाड़ी को मास प्रोड्यूसेबल बनाया, दोनों बायोफ्यूल पे चल रहे थे। एक एथेनॉल पे चल रहा था, उतना अच्छा आइडिया नहीं है, बट अगेन नींव बहुत अच्छी रखी थी। बायोलॉजी पे चलो, लोड मत लो, जमीन से मत खोदो, एनर्जी इंडिपेंडेंट डे वन से रहो, वो चल रहे थे। रूडोल्फ डीजल वेजिटेबल ऑयल पे चल रहा था डे वन से। हम लोग बस भूल गए कि भैया सारा प्रॉब्लम सॉल्व किया जा चुका है। तो इसमें सेक्स अपील नहीं है ना, उसमें तो लोग नहीं चाह रहे हैं उसको कि अरे सॉल्व हो जाएगा ना प्रॉब्लम, हम रोएंगे कैसे, हम कैसे ये करेंगे, हमने ये बदलाव लाया, हमने ये लाया। सर सॉल्व कर दो ना प्रॉब्लम, नहीं सॉल्व क्यों करेंगे। अब बात करें तो इसका भी तो कीमत भरना पड़ेगा, कोई फ्री लंच नहीं होता। तो इसका कीमत है बहुत बड़ा एरिया समुद्र का आपको स्वाहा करना होगा। स्वाहा का मतलब कि बस वहाँ पे ऐसे फार्म्स बनेंगे। ये चाइना का फार्म है, इंडिया में भी ऐसे बहुत सारे फार्म है जिसमें सीवीड की खेती की जा रही, अभी की बात कर रहा हूँ। बस हमें उसमें कई जीरोज ऐड करने होंगे और इसमें ये समझिए कि सावधानी हमें थोड़ा बरतना होगी। जैसे कि ये सब सीवीड फार्म से बायो मॉनिटरिंग करनी है, इको साइक्लिंग करना है, यानी कि इससे आप हाइड्रोकार्बन निकाले, जितना कचरा बन रहा है उसे वापस समुद्र में डाल दें। हम लोग को बहुत जोर खुजली होगी कि उसे बेच दें, क्योंकि उससे फर्टिलाइजर्स बनते हैं, उससे आपका बहुत सारा फूड एडिटिव बनता है। आप जो खा रहे हैं, अच्छा चांसेस अगर आप पैक्ड फूड खा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं सीवीड डाला गया था, चाहे उसका फूड फ्रेशनर में, फूड फ्लेवरिंग में, ये सब में यूज़ होता है। अभी की बात कर रहा हूँ, लेकिन वो हमें बंद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर बार बार हटाते जाएंगे तो न्यूट्रिशन वहाँ खत्म हो जाए। तो हमें बस भैया तुम हाइड्रोकार्बन बनाओ, हम निकाल लेंगे, हाइड्रोकार्बन चूस लेंगे, जो मटेरियल बन रहा है वापस डाल देना है, उसे कहेंगे इको साइक्लिंग। फिर रिस्ट्रेंट रखना है अपने पे। उसका ये मतलब होगा कि बहुत ज़्यादा नहीं करना है, मतलब ये एरिया है, यहाँ की ये ठीक है, मैनेज करना है, पॉसिबल है। हम लोगों से इतनी बुद्धि है कि ये किया जा सकता है। और वही समझिए इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, जंबो जेट, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कोई नया डेवलपमेंट नहीं सर है मार्केट में। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ट्रकिंग कोई चेंजेस नहीं सर, लोकोमोटिव कोई चेंजेस नहीं, कोई कोई आपको चेंज नहीं करना। इसीलिए बोले कि वो सिर्फ स्टैंप होता है और कुछ नहीं चेंज किया। बहुत हुआ तो जो इंजन कंट्रोल कंप्यूटर है उसमें थोड़ा सी चेंजिंग की जाएगी, बहुत हुआ तो वो भी नहीं हुआ, क्योंकि उसका मतलब है कि स्टैंडर्ड पे भरोसा नहीं है। JP1 मतलब JP1 अगर आप नहीं अचीव कर पा रहे हो तो आपने कुछ घोटाला किया है। तो वही समझिए अल्टरनेटिव है, लेकिन वो सेक्सी नहीं है, तो लोग उसके पीछे भाग नहीं रहे। मतलब सॉल्व करके बैठे हुए हैं, लेकिन जट्रोफा से मिक्स करेंगे। इट्स लाइक भाई क्या फूक रहे हो, समुद्र से निकालो ना भाई, समुद्र में तो तुम्हारे पास एरिया भी है, जट्रोफा खेती की जमीन क्यों बर्बाद कर रहे हो। बट वही सेक्स अपील नहीं है तो लोग नहीं इसको यूज़ कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं भविष्य में क्या होगा। तो हिसाब ये समझिए कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ कि हाइड्रोजन में मेगा जूल पर लीटर नहीं है, ये सब 1950 से पता है। केमिस्ट्री है, ये बेसिक केमिस्ट्री है। एनर्जी हम लोग बहुत पहले से नाप सकते हैं, लिक्विड हाइड्रोजन बहुत पहले से बना रहे हैं। ये सब हमें बहुत पहले से बहुत अच्छे से पता है और इस पर ढंग से रिसर्च भी किया गया था 1973 में। 1973 में क्या हुआ, ऑयल क्राइसिस आया था यूएस में, यानी कि यूएसए की वाट लग गई थी। तो उस टाइम में जो प्रेसिडेंट थे वो, उनके पास बुद्धि था, उनको था कि भैया सॉल्व करते हैं समस्या, ना कि डिचू डिचू नहीं करते हैं, सॉल्व करते हैं, ये लगाते हैं ना कि ये। तो उस टाइम में हुआ कि इन्होंने अल्टरनेटिव खोजा। उस टाइम पे भी हाइड्रोजन पे पूरा मेहनत किया गया कि क्या हाइड्रोजन सही में कर सकते हैं। जवाब सीधा आया नहीं। उस टाइम ही समझ में आया कि बायोफ्यूल पे ही जाना होगा, और उस टाइम गलती से उन्होंने कर दिया कि भैया शुगर केन, जो आप बीच में सुनेंगे शुगर केन से बनाएंगे, वो उसी टाइम का बीमारी है, लेकिन उस रिसर्च को बंद नहीं किया गया उन्होंने। अभी हमें लगता है ये है, फिर उस रिसर्च को और आगे गए तो ये आया कि LG बायोफ्यूल बनाएंगे, वो दी बेस्ट है। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है कि भैया आप कहाँ से उतना ज़मीन लाएंगे और कहाँ से उतना फ्रेश वाटर लाएंगे। तो फिर उसका अपग्रेड किया गया, जिसे आज मैं कह रहा हूँ सी बायोफ्यूल, क्योंकि समुद्र में पानी की कमी नहीं है, सीवीड को फ्रेश वाटर नहीं चाहिए, वो सॉल्टी वाटर ही चाहिए, और सरफेस एरिया कोई कमी नहीं है। अगर आप 1000 स्क्वायर किलोमीटर को भी स्वाहा कर देते हैं समुद्र में, किसी को पता भी नहीं चलेगा। बाय द वे उतना, उससे ज़्यादा बड़ा बड़ा तो गार्बेज पैच रखा हुआ है दुनिया में, तो टेंशन मत लीजिए। जगह है भी है, पानी की भी समस्या नहीं है, और वो सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है। और ऑब्वियसली उससे आप पर दिन नहीं चलाओगे, पहले उसे चलाओगे, 1-2 साल टेस्टिंग करोगे, सब सीखोगे कैसे उसकी साइकिल इको साइक्लिंग हो रही है। फिर फ्यूल जो होगा उसे बफर में डाला जाएगा, बफर से आप चलाओगे देश को। तो वही समझिए, ये 1973 में सॉर्ट कर दिया गया है
यूएसए ट्राई किया था सब चीज़ करके, एंड में वही आया कि हाइड्रोकार्बन पे ही चलना है और उसे बायोलॉजिकली बनाना है। गलती बस ये कर दी कि वो लोग कूद गए थे कि लैंड पे बनाने की बेवकूफ़ी करने की कोशिश की गई थी, वो गलत था। लेकिन ऑब्वियसली मतलब उन्होंने ट्राई किया, अच्छा ये नहीं सर वो उतना लैंड है ही नहीं कि हम जितना देश का खपत है उतना बना सकते हैं। तो फिर हुआ कि एलजी पे आए, एलजी में भी हुआ कि ठीक है सर आपको फर्टाइल लैंड नहीं चाहिए, लेकिन अभी भी आपको लैंड चाहिए, उतना स्क्वायर हंड्रेड्स ऑफ स्क्वायर किलोमीटर कहाँ से देंगे। फिर हुआ कि भैया सीवीड पे चले जाओ, टेंशन खत्म। तो वो फाइनल रिसर्च था कि भैया ये तरीका से हम पूरा देश को आज़ाद बना सकते हैं। और अब बात करते हैं सबसे एडवांस इंडस्ट्री इस पृथ्वी पे जो है, रॉकेट इंडस्ट्री। उन्होंने हाइड्रोजन को त्याग दिया कि भैया हाइड्रोजन सबसे पहले से यूज़ हो रहा है। जैसे कि सैटर्न 5 में जो अपोलो मॉड्यूल्स थे वो कैसे पावर ले रहा था, हाइड्रोजन फ्यूल सेल से, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल से। स्पेस शटल बनाया गया था, कैसे पावर चल रहा था, फ्यूल सेल से। क्या हुआ, दोनों का त्याग दिया गया। अभी का ओरायन कैप्सूल को देखें जो कि सेम बनाया गया, अपोलो जैसे मून के लिए था, ओरायन भी मून तक जाने के लिए कैसे कर रहे हैं उसे। शांति से भैया बैटरी डालो, सोलर पैनल डालो, काम खत्म, हाइड्रोजन हुलुलुलु सब हटाओ। वैसे ही हम लोग सीख लिए कि भैया हाइड्रोजन से काम नहीं हुआ। फिर आता है रॉकेट का मेन प्रोपल्शन में, मेन थ्रस्ट, मेन वहाँ पे भी जो हाइड्रोजन का हाई स्पेसिफिक इम्पल्स आता है, क्यों, क्योंकि उसका किलोग्राम बहुत अच्छा है, उसको भी छोड़ दिया गया कि भैया नहीं होगा आपसे। एग्जाम्पल देते हैं, अगर आप इसे सीधा सीधा लीजिए स्पेस शटल से, मेन टैंक से तो उड़ ही नहीं पा रहा था ना। और अभी आप एसएलएस देखिए, उसमें 4 इंजन है, फिर भी नहीं उड़ पा रहा, उसको आपको 2 सॉलिड बूस्टर लगाना है। रैप्टर जो बनाया जा रहा है किस पे चलाया जा रहा है, मीथेन पे। न्यू ग्लेन बनाया जा रहा है किस पे चलाया जाता है, मीथेन पे। वल्कन किस पे चलाया जाएगा, मीथेन पे। सब लोग समझ के, सबके पास जिनका बुद्धि है, भैया हाइड्रोजन को त्यागो, मीथेन पे आ जाओ। तो ये रॉकेट इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, सब लोग पढ़ लिख के सीख के समझ गए। और 1950 से मैथ पता था, 1973 से एडवांस रिसर्च ही आ गया, रॉकेट इंडस्ट्री भी धीरे धीरे आ गई। सबको पता है कि नहीं हो सकता, जो कीमत और हैसल आता है हाइड्रोजन से वर्थ नहीं होता है, क्योंकि जो एनर्जी वेस्टेड है आप ही पे कर रहे हो उसके लिए। तो हमारे लीडर्स का क्या, तो लीडर्स जो है वो आपका टैक्स जला रहे हैं ना, उनको थोड़े दर्द होगा, उनको थोड़ी दर्द होगा कि अगर हाइड्रोजन जो आप कर रहे हो, एंड में आप पता चलेगा भैया हमारा पेट्रोल से ज़्यादा महंगा हाइड्रोजन क्यों हो रहा है। जैसे हाइड्रोजन का जो टोयोटा ने बेचा, सब लोग क्यों नहीं खरीद रहे हैं, बात वही है। जितने लोग रिफिलिंग स्टेशन में गए, बोले भैया ये इलेक्ट्रिक से 3 से 8 गुना ज़्यादा महंगा है, क्या फूके हैं भाई, हम इसमें इतना दाम क्यों दें। बात वही था, मतलब उन्होंने मैसेज नहीं किया था, उन्होंने नहीं दिमाग लगाया था। तो साइड इफेक्ट उनको क्या जा रहा है, वो उनका पैकेट से थोड़े जा रहा है। और प्लस पता नहीं कैसे ये लोग एंजल इन्वेस्टर बने बैठे पड़े हैं, और ये बहुत खतरनाक बात है। एंजल इन्वेस्टर बनने हैं यानी कि ये कंपनी को सीधा बता तुम हाइड्रोजन करो, और वहाँ का मान लीजिए इंजीनियर बोले सर हाइड्रोजन मतलब फायदा नहीं, मैं बैन कर दूंगा बाकी सारों को। इसीलिए पॉलिटिशियंस के पास कभी भी इन्वेस्टमेंट का पावर नहीं होना चाहिए। कैसे ये कर रहे हैं मुझे नहीं पता। और वही मैं आपको बोल रहा था, बोइंग के इंजीनियर्स मेरे से ज़्यादा जानते हैं, उन्हें पता है हाइड्रोजन से नहीं हो सकता, लेकिन अब उनको डर लगा हुआ कि भैया आप बैन ही कर दोगे तो और हम क्या करें। तो कुछ नहीं से कुछ तो रहे हमारे पास। हाँ, भले आप लूटोगे क्योंकि प्लेन नहीं अफोर्ड कर पाओगे, अभी प्लेन अफोर्ड करने में बैंड बज रही है, तब तो बोलोगे भैया छोड़ ही दो। कभी कभार जिंदगी में मरने से पहले एक वो इच्छा रहेगा। तो वही समझिए कि आपका पैसा जलाया जा रहा है और आप ही सफ़र करोगे, क्योंकि आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई हो जाएगा। जैसे हाइड्रोजन हम ट्रेन बना दिया, लाइक मैं शांति से बैटरी डाल दो ना, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक ट्रेन ही है, या उससे बेटर बेस्ट आइडिया, थोड़ा सा खर्चा लो, थोड़ा सा लोन उठाओ और उसको इलेक्ट्रीफाई कर दो। हम लोग 100 साल से इलेक्ट्रिक ट्रेन वे पे चल रहे हैं, 100 साल का रिसर्च डेवलपमेंट हो चुका है, सॉल्व कर चुके हैं सारा प्रॉब्लम, कर दो, इसलिए कॉस्ट ज़्यादा आएगा। हाइड्रोजन को जो आज कर रहे हो, जो आज करोगे चीप हो रहा है, इसलिए शॉर्ट ड्यूरेशन चीप है। लॉन्ग ड्यूरेशन पे जो एनर्जी आप वेस्ट करते जा रहे हो, धीरे धीरे पाइलअप होते जाएगा। अब बोलोगे नहीं हमको फर्क नहीं पड़ता, तो बात अलग है। लेकिन लॉन्ग टर्म में देखें, जैसे कि मान लीजिए ट्रेन सब लंबे समय के लिए होता है, 25 साल के लिए होता है। 25 साल में आप देखोगे भैया इससे तो सस्ता पड़ता है अगर हम वो डाल देते हैं, इलेक्ट्रिक पोल डालते। एक बार बल्क खर्चा होता है, लेकिन फिर सारा समस्या सॉल्व हो जाता। फिर आपको जैसे ये एग्जांपल देते हैं, आपका इंडिगो साइज़ का जेट है, उसमें आप देखिए कि आप टैंक्स में फ्यूल पे डाला जा रहा है। अगर इसे हाइड्रोजन कर दे, विंग्स का कोई मतलब नहीं रहेगा, फ्यूल आपको नीचे डालना पड़ेगा। नीचे में क्या रहता है, स्टोरेज कंपार्टमेंट जहाँ पे सामान रखते हैं, ये सारा सामान को बाय बाय कर दीजिए, वो जगह इतना कम हो जाए। सर जो आप एक्स्ट्रा बैगेज ले जा रहे हैं, अभी तो जैसे कुछ हज़ार मांगते हैं, तब बोले सर 1-2 लाख रुपये दीजिए, जगह ही नहीं है प्लेन में। तो इसीलिए समझ रहे हैं, आपकी वाट लगेगी, आपकी बैंड बजेगी। जितनों ने हाइड्रोजन कार खरीदा, जितनों ने सिर पीटा उसके बाद कि भैया लूट रहे हैं हम, इससे बढ़िया तो हम पेट्रोल ही चला रहे थे, उसी तरह आप करोगे। और ये जो वेक क्लेम है हाफ इन्फॉर्मेशन की, हाइड्रोजन अगर सब लोग कर लेते तो हम अफोर्ड कर पाएंगे, इट्स लाइक इलेक्ट्रिक तो आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, उससे 10 मतलब 30-40% एक्स्ट्रा आप कहाँ से अफोर्ड करोगे। और फिजिक्स मना कर रहा है, फिजिक्स मना कर रहा है, इंजीनियरिंग बोल रहा है भाई क्या फूक रहे हो, और इकोनॉमिक्स बोलता है भाई आप देश डुबा डालोगे, जैसे पाकिस्तान डूबा। तो इसीलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको सतर्क होना होगा, आपको सावधान होगा। कोई भी बोलता है मेगा जूल पर किलोग्राम डायनामाइट लीजिए और रेडी हो जाइए, बोलिए मैं तुमको फोड़ देने वाला हूँ जब तक तुम मेगा जूल पर लीटर नहीं बताते हो किसी में भी। तो यही मैं आप लोगों के सामने लाया, इसीलिए मेरा पर्सनली ब्लड प्रेशर हाई होता है कि भाई हम लोग सॉर्ट करके बैठे हुए हैं, ये सब रिसर्च करके बैठ गए हैं कि भाई ऐसा लगता है कि भूल गए
कि अरे हम लोग रिसर्च किए हुए थे। इट्स लाइक हाँ भाई, 1973 में किया हुआ था सारा चीज़ डिटेल से, पेपर आपको अवेलेबल है, खोज सकते हैं, लाइब्रेरी में पढ़ सकते हैं। खैर वही समझिएगा, लोग उछलते रहेंगे तो कीमत आप और हम भरेंगे, और क्या कर सकते हैं। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन, हाइड्रोजन का जो श्राप है हमारी दुनिया को छोड़ने से मना कर रहा है, तो उस श्राप के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलो कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, चैनल मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।